हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारे के सारे अपने एमसीक्यूज को अच्छे से कवर कर लेना। तो चलिए जल्दी से फिर शुरू करते हैं। देखो जी, सबसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है हमारे पास, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी। सबसे पहले तो लिखा हुआ लो लेवल ऑफ लिटरेसी, ये तो चलो बात सही लिखी हुई है। लो मोर्टेलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो गलत हो गया कि लोग बाग कम हमारे पास जिंदा रहते थे उस टाइम पे। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से एक हो सकता है। बिल्कुल सही है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी की हमारे पास लिटरेसी ही दोनों केस में कम थी। हाई मोर्टेलिटी रेट, ये भी सही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला गलत हो जाता है, तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, हमारा ऑप्शन ये बन जाता है करेक्ट, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वी सेक्टर प्लेड आ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन तो सीधा आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो जी, नेक्स्ट क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये है हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड और टैरिफ से रिलेटेड। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या इन्होंने हमारे पास किस किस चीज को एडवर्सली इफेक्ट करा था। प्रोडक्शन से स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, वॉल्यूम, इन सबसे ये तो हुआ था। ये तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं कि फेवरेबली इफेक्ट करा था, ये तो गलत हो गया। एडवर्सली इफेक्ट करा था हमारे पास प्रोडक्शन, ट्रेड और टैरिफ्स ने, ये भी हमारे पास गलत हो जाता है। बस इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज थी, यहाँ पर लिबरल पॉलिसीज है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज है, ये हमारे पास गलत है क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि फेवरेबल लिखा हुआ है। फेवरेबल तो था ही नहीं, वो एडवर्सली था, तो यही बन जाता है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं दिखाया है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में। जो हमारे पास स्टडीज थी, फाउंड दैट इंडिया की नेशनल इनकम ग्रोथ इन द इंडिपेंडेंस एरिया वाज डैश और पर कैपिटा इनकम कितनी थी। इसका आंसर है बेसिकली जो नेशनल इनकम थी वो थी लेस देन 2% और ये थी क्लोज टू 0.5% जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है ना, तो डी बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सिस्टम में जो लैंड सेटलमेंट था और जमींदार में क्या होता था उस सिस्टम में। देखो समझो कि हमारे पास वर्कर्स जितने टीलर्स थे, क्या उनको इन्वेस्टमेंट रिसीव होती थी? नहीं। क्या उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, फोर्स करा जाता था रेंट देने के लिए? बिल्कुल सही बात है। क्या उनको सपोर्ट मिलता था लैंडलॉर्ड से? नहीं। क्या उनको ये भी था, लेकिन ये जमींदारी सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाता। जमींदारी सिस्टम में तो बेसिकली आ जाता था कि उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था और फोर्स करा जाता था बहुत ज्यादा रेंट देने के लिए, लगान देने के लिए। Which of the following ways did the British Raj impact the Indian economy the most? कि हमारे पास ब्रिटिश राज ने इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा किस तरीके से हमारे पास इम्पैक्ट करा है। सबसे पहले लिखा है ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लॉथ लीड्स टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात लिखी है। उसके बाद लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट करा रेलवे का, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो गलत हो गया, लॉन्ग टर्म था। ब्रिटिश ने एक्सपेंड करी आर्मी, इंडियंस को उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करा या इंडियंस सोल्जर्स लेकर के आए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ब्रिटिश प्रोवाइड टैक्स कंसेशंस टू रूरल फार्मर्स, बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत बात लिखी है, तो फर्स्ट सही है ना। प्रायर टू इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी से पहले स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज मेनली कॉज्ड बाय, कैसे कॉज्ड होता था? इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। हमारे पास क्या चलता था बेसिकली? इसमें आ जाएगा बेसिकली हमारे पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या जाएगा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता था, जिसमें जमींदार बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और फिक्स रिवेन्यू जो है, फिक्स अमाउंट जो है सरकार को दे देते थे, है ना। इसके बाद है कि इसको अरेंज करो। ये था हमारे पास 1850 में ये हुआ था, है ना, और 1869 में ये हुआ था। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास 1850 यानी कि थर्ड नंबर पे सबसे पहले आएगा, तो ये है हमारे पास डी ऑप्शन, है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिखा हुआ है स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ हमारे पास अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उसमें हमारे पास 1905 में इंडिया ने स्टार्ट कर दिए थे डीचिंग ब्रिटिश गुड्स, है ना। तो उससे हमारे पास क्या इंपैक्ट हुआ? सबसे पहले लिखा हुआ है राइज इन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, बाहर से सामान मंगाया? नहीं, है तो नहीं हो सकता। फॉल इन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, ये हो सकता है। राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया, ये भी हो सकता है। राइज इन एक्सपोर्ट्स, टैरिफ, ये नहीं हो सकता। हमारे पास आ जाएगा क्यू और आर आ जाएगा, क्यू और आर है हमारे पास ओनली थर्ड पे, है ना। तो थर्ड नंबर वाला हमारे पास सही हो जाएगा, क्यू और आर, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मेड इन इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं, ये तो गलत है हमारे पास।
रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज टू ब्रिटिश द, नहीं ये तो गलत है बिल्कुल भी कि उनका मोटिव था कि वो सर्व करे पीपल को इंडिया के, नहीं बिल्कुल। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, के इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करा था, किस चीजों का, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, ये सही लिखा हुआ है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, नहीं इन्होंने तो हमारी इंडस्ट्रीज को ही खराब कर दिया था, तो सी आ जाएगा ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस पीरियड के बिगिनिंग में हमारे पास जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में वो हाईएस्ट था। दूसरा लिखा हुआ है कि इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, नहीं इस ईयर के एंड में हमारे पास तो इंडस्ट्रीज या फिर दूसरे सेक्टर का ग्रोथ हो गया था, एग्रीकल्चर का तो कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ था, तो पी करेक्ट है हमारे पास यहाँ पर, है ना। इसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो डोमिनेट कर दी गई थी इंडिया, और कहां पर मेनली हमारे पास थी, वो थी हमारे पास महाराष्ट्र में, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया के फॉरेन ट्रेड में कौन सी फॉल्स है हमारे पास स्टेटमेंट। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो सही बात लिखी हुई है। सरप्लस है हमारे पास फॉरेन ट्रेड अकाउंट में, और इंपोर्टर थे हम फिनिश गुड के, इंपोर्ट करते थे हम जैम पर्ल्स फ्रॉम ब्रिटेन, नहीं ये तो गलत बात है, वहां से कैसे कर लेंगे, तो ये आंसर सही है, ये सब हमारे पास नहीं था, है ना। इसके बाद है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर हमारे पास उस समय पे ज्यादा थे, नहीं थी उनके तो ग्रोथ हमारे पास कम थी, तो यही हमारे पास क्या लग रहा है, आंसर लग रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा है, डिस्गाइज था, और लिखा हुआ है अनबैलेंस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, समझते हैं जी। चार चीजें लिखी हुई है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, ये तो सही लिखी हुई है। आफ्टर 1921 इंडिया एंटर्ड हो गया सेकंड स्टेट में, ये भी सही लिखा हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टू हाई, ये हो गया हमारे पास, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी उस समय में, 32 साल इंसान की जो लाइफ थी। फीमेल लिटरेसी था वो जस्ट 7% था, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास किसने हमारे पास पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम का सही एस्टीमेट बताया था, वो थे डॉक्टर VKRB राव, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो इसमें आ जाएगा, उन्होंने कम्युनिकेशन भी बनाया था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया था, रेलवे का भी इंट्रोडक्शन करा था, ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, है ना। ये सब तो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स हमारे पास बनाए गए, जिसमें क्या आ जाता था, उसमें आ जाता था एक तो हमारे पास लैंड सीलिंग और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन उसका पार्ट नहीं था, तो आंसर बन जाएगा ये सी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर, तो आंसर बनता है बी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है जी। बताओ जी, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, यानी कि ये होगा थर्ड, ये हुआ है हमारे पास, फिर हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर हमारे पास कार्बे कमेटी, फिर ये, तो आंसर बनता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बनता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंड सीलिंग इज ट्रू, लैंड सीलिंग के बारे में क्या ट्रू है हमारे पास। लैंड सीलिंग का मतलब है इक्विटी आ जाना एग्रीकल्चर सेक्टर में, नहीं जी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मनी लैंड लॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द स्मॉल टेनेंट्स, नहीं जी, ये भी गलत हो गया। इट वाज सक्सेसफुल इन केरला और वेस्ट बंगाल, नहीं ये भी नहीं है, तो 22 का हमारे पास बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाता है 23 में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि किस तरह की हमारे पास टैरिफ पॉलिसी की जरूरत थी, वाज नीडेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास लो इंपोर्ट टैरिफ या रिड्यूस इंपोर्ट कोटा, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। कि लो इंपोर्ट टैरिफ और इंक्रीज इंपोर्ट कोटा, ये भी नहीं हो सकता, है ना। हाई इंपोर्ट टैरिफ के इंपोर्ट पे आप टैरिफ जो है अच्छा कर दो कि ताकि इंपोर्ट कम हो और इंपोर्ट कोटा भी रिड्यूस हो जाए, ये आ जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। IPR 1956 कैसे फॉर्म हुई थी, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द किस सेकंड 5 ईयर प्लान पे हुई थी, कैसे हुई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान पे हुई थी, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो 51 में था, 51 से 56, अब इसमें नाम में लिखा है 56, तो 56 तो सेकंड में ही आएगा, है ना। फिर चलते हैं 25th पे। 25th में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पोर्शन है विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग द सेल्फ कंजम्पशन, कि आपने सबसे पहले तो सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, सेल्फ सफिशिएंसी कर ली, फिर उसके बाद मार्केट में सेल करना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है मार्केटिंग सरप्लस, है ना। इसके बाद लिखा है बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1916, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया वाज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन, किस चीज पे डिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट थी हमारे पास यूएसए पे डिपेंडेंट थी, है ना। टेस्ट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की हमारा प्रोडक्शन हो, प्रोटेक्ट कर सकें हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ये लग रहा है प्रमोट कर सकता है हम, इंपोर्ट तो कम ही करना था, प्रमोट प्राइवेटाइजेशन नहीं, भी आ जाएगा इसका तो, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 28 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का इसमें से एडवांटेज क्या नहीं है, देखो जी समझो, तो जी इंडिया वाज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, ये तो सही लिखा है। इंडिया वाज बिल्ट सफिशिएंट बफर स्टॉक, ये भी सही बात लिखी है। इंक्रीज मार्केट सरप्लस, इससे मार्केट सरप्लस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स, ये हमारे पास गलत बात लिखी हुई है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग को किसको बोला गया, ये तो हमारे पास पीसी महालानोबिस। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन इंडिया, किसके कॉन्टेक्ट में ये हमारे पास सही कहलाता है, ये हमारे पास आ जाता है कि कौन सा करेक्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में। पहले में तो लिखा हुआ है प्री डोमिनेंस ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी, नहीं जी। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, नहीं जी। ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर, नहीं। मिक्स का मतलब क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम कर लेती हैं। इसके बाद आ जाता है 31 में क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैव ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट, ये हमेशा एक डिबेट यानी कि चर्चा का मुद्दा रहा है अमंग द इकोनॉमिक थिंकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया, उसके रेफरेंस में बताना है कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं है। चलो जी पढ़ते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखा है सब्सिडीज एनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। तो सब्सिडीज हेल्प फार्मर टू अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज से मदद मिल जाती है। सब्सिडीज एम टू रिड्यूस द अनइक्वालिटीज, इससे अनइक्वालिटीज भी हमारे पास कम हो जाती है। सब्सिडीज मेनली बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स, नहीं जी, ये हमारे पास सही लिखी है कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ आईपीआर, आईपीआर के कॉन्टेस्ट में कौन सा वैलिड नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, ना जी, ये तो बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। टैक्स बेनिफिट दिए गए वर गिवन टू द इंडस्ट्रीज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द बैकवर्ड एरिया, नहीं, ये भी नहीं है हमारे पास। अ फ्यू इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू बी ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, नहीं जी, ये तो हमारे पास इसका वैलिड स्टेटमेंट है। क्या वैलिड स्टेटमेंट नहीं है ये सर, गुड्स प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड, ये हमारे पास इसका वैलिड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 33 का क्या है, हमारे पास ऐसी कौन सी कमेटी है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनी थी, वो थी हमारे पास कार्वे कमेटी, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 पे। 34 क्या है, फर्स्ट आईपीआर इंडिया का अनाउंस हुआ था, किस ईयर में अनाउंस हुआ था, देखो लगा था वो 51 में, पर जो अनाउंस हुआ था वो अनाउंस हुआ था 48 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया हैज बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, क्यों बना था आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन, क्या वहां पर अनस्किल्ड यानी कि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज है, बिल्कुल है। स्किल्ड लेबर तो नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड और फर्स्ट, है ना। इसके बाद चलते हैं 36 पे। 36 क्या है, डैश एंड डैश करेंसी बंद हुई थी हमारे पास डिमोनेटाइजेशन में, तो आ जाता है 500 और 1000 की करेंसी बंद हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास was the predecessor organization to WTO, WTO से पहले क्या था, WTO से पहले था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इंडियन हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 1991 में, वो थे हमारे पास मनमोहन सिंह जी, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट ने क्या हमारे पास एक्शन लिया था लिबरलाइजेशन में। सबसे पहले लिखा हुआ है हाई टैरिफ्स करे थे ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो सके, प्रमोट हो सके हमारे पास कंजम्पशन डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज का, ये लिबरलाइजेशन में नहीं आ जाता, ये तो नहीं करा था। इसके बाद आ जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज टू एनकरेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आ जाता है। अलाउइंग हुआ था प्राइवेट बैंक्स को टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंट ऑफ आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस, ये भी आ जाता है। इसके बाद आ जाता है एस का मतलब क्या है, फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नहीं जी, ये भी नहीं आ जाता। हमारे पास क्यू और आर बन जाता है ना, क्यू और आर बन जाता है, तो सी है हमारे पास सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कंपटीशन पोजीशन ऑफ द इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई थी, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दिया, ना जी। रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स वाज रिड्यूस, नहीं जी। फॉरेन एफआईआई को अलाउड कर दिया इन्वेस्टमेंट इंडिया में, नहीं जी। तो इसका आंसर आ जाता है 40 का, तो ए बन जाता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का में कौन सा फॉल हो जाता है, यानी कि पहले लिखा हुआ है सेट करना लिमिट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, नो। मैंडेटरी लेवल ऑफ टैक्स लीव्ड ऑन फॉरेन फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी गलत हो जाता है। एडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना जी। प्रोवाइड करना एक प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर्स टू डिसाइड फ्यूचर टैरिफ्स और रिलेटेड स्ट्रेटेजीज, ये हमारे पास आ जाता है इसके अंदर 41 में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक हमारे पास फाउंडर है स्वतंत्र पार्टी में, कॉइंड द टर्म परमिट लाइसेंस राज टू इनकैप्सुलेट द पार्टीज फ्रस्ट्रेशंस विद नेहरूज पॉलिसी, राइटिंग इन हिज मैगजीन स्वराज्य। क्या कहा था? आई वॉन्ट द करप्शंस ऑफ द परमिट लाइसेंस राज टू गो, आई वॉन्ट रियल इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड नो प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय द परमिट लाइसेंस राज। कैसे? हाउ वर दीज प्राइवेट मोनोपोलीज इंडल्जिंग इन द करप्शन दैट, जो हमारे पास इस इंसान ने बताई है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारे पास दे लीड टू लॉबिंग एंड पर्सनल बेनिफिट्स फॉर बिग इंडस्ट्रीज हाउसेस, ये तो सही लिखी हुई है। दे कंटिन्यू टू फंक्शन इवन व्हेन रनिंग इनटू लॉसेस, ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल बाय ग्रोसली इंक्रीजिंग प्राइसेस, दे कुड नॉट compete विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, ये भी हमारे पास गलत हो जाता है। तो आंसर हो जाता है 42 का ए बन जाता है हमारे पास इस केस में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 43, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन इंडिया। कैसे हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है? सबसे पहले लिखा हुआ बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय, नो। बाय इंक्रीजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, माइग्रेशन तो नहीं हुआ था हमारे पास। इंप्रूव करा था वर्किंग कंडीशन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, ये भी नहीं है, ये आ जाता है ना। 1991 में वॉज द इमीडिएटेड इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन इन इंडियन रुपी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि इंक्रीज हुआ था फ्लो फॉरेन एक्सचेंज में, डिक्रीज हुआ था इनफ्लो में, आउटफ्लो में इंक्रीज हुआ था, या फॉल हुआ था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। देखो जी इसका आंसर आ जाएगा कि इंक्रीज हुआ था हमारे पास इनफ्लो में, तो ए आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं क्या है इनकरेक्ट। इट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी है। ये इंश्योर करता है टैक्स कॉम्प्लायंस, ये भी सही बात लिखी है। नेक्स्ट लिखा ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नहीं, इसमें तो खाली हमारे पास क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स आता है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ, वो तो जीडीपी का कुछ परसेंटेज से करती है, जीडीपी का कुछ परसेंटेज से करती है। 6 उन्होंने लिखा हुआ है, 4 से 5 वो करती है। इन द ईयर, कौन से ईयर में इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी? ये था हमारे पास बेसिकली 2009 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ पे आ जाता है बेसिकली आईसीएमआर, है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स एंड अदर क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इज कॉल्ड, ये होता है मोनोट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, 50 पे चलते हैं। ये क्या लिखा है कि मिसेज रमनदीप हैज स्टार्टेड, नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करा है। शी इंटेंडेड टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टुवर्ड द ऑन जॉब ट्रेनिंग पे उसने काम करा है। बिफोर पुटिंग देम टू वर्क, काम पे रखने से पहले वो ऑन द जॉब देखती है। इसके बाद लिखा हुआ है राइट स्टेप एट डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में स्टॉप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा प्रोसेस है जो नहीं करता है? इसमें आ जाएगा बेसिकली हमारे पास, क्या वो स्किल्स ऐड करता है? बिल्कुल करता है। इंप्रूव एफिशिएंसी करता है? ये करता है। जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विटी का इससे कुछ खास नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना। 51, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किसको सबसे ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट मिली है ना। एक नर्स है हमारे पास क्लिनिक में जो कि फ्रिक्वेंटली है, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। एक 12 ईयर ओल्ड है हु हेल्प हर मदर विद कंस्ट्रक्शन वर्क, नो। एक 10th पास गर्ल है वो वर्क एज अ स्टोर मैनेजर इन मॉल, नहीं। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है वो वर्क्स एज अ कॉल सेंटर, इसका आ जाएगा हमारे पास बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट है हमारे पास फिजिकल इन ह्यूमन कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल को बेचा जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल को बेचा नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर बट ह्यूमन कैपिटल कैन, ये तो इन्होंने रिवर्स लिख लिया, ये तो गलत हो गया। फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड करती है बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स, और ह्यूमन कैपिटल क्या करती है? सोशल बेनिफिट्स, नहीं जी ये तो गलत हो गया। द डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल कैन बी अरेस्टेड विद मोर इन्वेस्टमेंट व्हाइल ह्यूमन कैपिटल विल कंट्रीब्यूट टू डिप्लीट, नहीं है तो जी गलत बात लिखी है। तो 52 का तो ए ही आ जाएगा हमारे पास, है ना। 53 पे चलते हैं। 53 का क्या है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या हमारे पास एड करेगा? देखो जी सबसे पहले तो एक्सपेंडिंग है लेबर मार्केट का, नो, ये तो आंसर नहीं बन सकता।
क्रिएटिंग लार्ज इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं बन सकता। क्रिएटिंग ओपन मार्केट, ये भी नहीं बन सकता। ये बन सकता है कि प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन द फैमिली, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है 54, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या विटनेस करा था, कंसिडर्ड फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। आपको बताना है बेसिकली कि इसमें से क्या रीजन नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास कम हो रहा है तो क्या रीजन नहीं हो सकता है। इंप्रूव हमारे पास ये तो हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। एजुकेशन में इंप्रूव होगा तो ये भी नहीं बनेगा। ये बन सकता है सी आंसर, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अगर कम आएगा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी तो उससे बढ़ेगा ना, तो ये तो हमारे पास ये आंसर बनता है ना, ये भी नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारे पास 55, इन्वेस्टमेंट ऑन स्किल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ पीपल इन अ नेशन रेफर्ड इज एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, 56 पे चलते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले लिखिए हायर एजुकेशन टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ये तो सही लिखा हुआ है। एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आंसर सही लिखा है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं बनता इसका। एजुकेशन अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ अडल्ट लिटरेसी लेवल ओनली, नहीं जी, ये भी हमारे पास क्या लिखा है, ये भी हमारे पास आंसर नहीं बनता है। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एट टर्सरी लेवल इज हायर देन दैट ऑफ एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, ये हमारे पास हो जाता है आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल की इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो जी बता देते हैं, ये लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, ये तो सही है, तो आंसर नहीं बनता। ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल है, ये आंसर बन सकता है क्योंकि हमारे पास इनकरेक्ट लग रहा है। ह्यूमन कैपिटल सेपरेट नहीं कर सकते अपने ओनर से, ये भी नहीं हो सकता। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ये करेक्ट है। ये मतलब ये तीनों जो हमारे पास है, ये थर्ड और ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है ना। द वैक्सीनेशन कैंपेन ड्यूरिंग द कोविड इज एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल था, ये था हमारे पास बेसिकली हमारे पास प्रिवेंटिव, क्या था, प्रिवेंटिव था। इसके बाद आ जाता है 59, इनकरेक्ट बताना है इनमें से। करेक्ट और इनकरेक्ट में बेटा काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो करेक्ट ध्यान से देखना, वहां पे इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, बच्चा जल्दी जल्दी में गलती कर देता है। ह्यूमन कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, इनहेंस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, ये तो करेक्ट है, तो आंसर नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन कैपिटल में हुई तो इससे एफिशिएंसी और स्किल्स बढ़ जाएंगी, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी करेक्ट है। ह्यूमन कैपिटल सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, नहीं, ये तो फिजिकल कैपिटल है, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये इनकरेक्ट है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिबिट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज में जाता है, तो माइग्रेशन में जाता है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनिंग एज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, कौन सी ऐसी है इसमें जो सबसे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, वो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास ये एनसीईआरटी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ, एग्रीकल्चर मार्केट में क्या नहीं आता, लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस टू द मार्केट प्राइस, ये तो आ जाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ग्रेडिंग, ये भी नहीं होगा। स्टोरेज, ये भी नहीं होगा। ये आ जाता है क्रेडिट वाला, है ना, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, का कौन सा बेनिफिट नहीं है। चीपर इनपुट्स, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज, नहीं जी, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो इंपोर्ट्स तो कम होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है नाबार्ड वो सेटअप इन 92 एज द एपेक्स है, ये सबसे ज्यादा सुप्रीम है नाबार्ड, तो है ना। इसके बाद आता है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द रोल ऑफ आईटी, आईटी का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास इट हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये भी आ जाता है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग फूड सिक्योरिटी, ये भी आ जाता है। डिससेमिनेट करती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द, तो तीनों ही पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, तो है ना, समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी, इसमें है सबसे पहले तो लिखा हुआ है हेल्प करती है वुमेन एम्पावरमेंट में, सही बात लिखी है। दे इंक्रीज द रीच ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सोसाइटीज, नाउ लिखा हुआ है क्रेडिट इज मेड अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात लिखी है, तो फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, है ना। इसके बाद है 67, लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेप नहीं है, तो ये तो हमारे पास स्टेप हो जाता है कि बफर स्टॉक बन जाएगा, ये भी स्टेप हो जाता है क्योंकि ये भी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। प्रोमोटिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये बेसिकली ये भी हमारे पास इसका स्टेप है, तो नहीं हो पाएगा, तो 67 का हमारे पास हो जाएगा डी, ये ट्रेड प्रमोट नहीं करता है बिग रूरल मर्चेंट्स में, है ना, ये इसका स्टेप नहीं है। लिखा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस, अगर आपको ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इट इज नेसेसरी टू ऑप्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इस रेफरेंस में हमारे पास स्टेटमेंट बताओ डाइवर्सिफिकेशन में क्या आता है। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न आ जाता है सर, ठीक है जी।
फोर्स जो एग्रीकल्चर की वो एलाइड एक्टिविटीज में गई है, ये भी सही लिखा है। एग्रीकल्चर से हमारे पास नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी गए हैं, तो 1 2 3 तीनों ही हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। 69 पे चलते हैं। 9 है इनकरेक्ट, बताओ इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट, बताना है जी। बताओ जी कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा दिख रहा है आपको इनकरेक्ट। सबसे पहले लिखा है हॉर्टिकल्चर एमर्ज करता है सक्सेसफुल सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन फॉर फार्मर्स इन इंडिया, सही बात लिखी है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन में और वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में, ये भी सही बात लिखी है, ये भी नहीं होगा। इंडिया इज ब्लेस्ड विद सपोर्टिव क्लाइमेट एंड सोशल कंडीशन फॉर हॉर्टिकल्चर, ये भी बात सही लिखी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा बिजनेस है रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, नहीं जिसमें तो हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स आ जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाता है, ये इनकरेक्ट है। अगला लिखा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैव फेस्ड अ डाउनफॉल इन द रिसेंट ईयर्स, अच्छा जी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन, नहीं है, कौन सा रीजन नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोसेसिंग मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, ये तो ऑप्शन नहीं बनता। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी नहीं बनता। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ ऑल द मेंबर्स, ये भी नहीं बनता, तो ऑप्शन बनता है ये इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज मोस्ट एसेंशियल, ये हमारे पास रीजन नहीं है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक है ग्रुप मेंबर्स इन नीड ऑफ फंड्स कैन बोरो एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा जी ये तो हमारे पास करेक्ट है, तो आंसर नहीं है। बोरोइंग इन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन फॉर द कंजम्पशन प्रोसेस, लिखा हुआ है जी, सही बात लिखी हुई है। लिखा है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ मैन की हेल्प हुई थी रूरल एरियाज में, तो बेसिकली वुमेन करती थी, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पे आ जाता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। देखो आज हमने जो एमसीक्यूज करे उसमें कितने सारे हमारे पास करेक्ट और इनकरेक्ट है, तो भर भर के क्वेश्चंस है हमारे पास, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल ही आते हैं। बताओ जी कौन सा इनकरेक्ट है। लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास अदर सेक्टर में इज एसेंशियल टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी, ये तो हमारे पास करेक्ट हो जाता है, ये तो नहीं आएगा। डाइवर्सिफिकेशन एक एसेंशियल कंपोनेंट है जिससे हमारे पास ग्रेटर रिस्क आ जाता है डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली और फार्मिंग और लिवलीहुड, ये भी हमारे पास करेक्ट है। डाइवर्सिफिकेशन क्या प्रोवाइड करता है, सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो ये भी नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज आर नॉट बेनिफिशियल, ये तो बिल्कुल हमारे पास इनकरेक्ट बात लिखी गई है। अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द असेंबलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग ग्रेडिंग, ये हो जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं 74 पे लिखा हुआ है इफ इंडिया हैज टू मेक रियल प्रोग्रेस, अगर रियल प्रोग्रेस करनी है भारत देश इंडिया को, शी हैज टू डेवलप इट्स रूरल एरियाज, उसे अपने रूरल एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीजन है, क्या है इसमें से इनकरेक्ट रीजन है। सबसे पहले अप्रोक्स 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया स्टिल लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है ना। मोर देन 50% इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ये भी सही लिखी हुई है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रोथ रेट इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कम है, ये भी सही बात लिखी गई। जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है रूरल एरियाज में हैव एक्सेस, वो कर पा रहे हैं, ये तो इनकरेक्ट है, वो तो नहीं कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल का क्या है हमारे पास, ये इंस्टीट्यूशनल है, ये इंस्टीट्यूशनल है, ये इंस्टीट्यूशनल है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता है, ये बनता है मनी लेंडर, जमींदार, ये सब आ जाते हैं उसके अंदर। which of the following type of unemployment is the marginal productivity of the worker is zero, कौन सा होता है जिसमें प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, वो होता है हमारे पास बेसिकली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, याद रखना कौन सा होता है, डिसगाइज्ड होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या स्ट्रेटेजी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिकली आ जाता है बायोगैस आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। ये इज नॉट द थर्मल पावर इज नॉट द स्ट्रेटेजी, ये आ जाएगा ऑप्शन, है ना। 78 पे चलते हैं। इसका है जो सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने कितनी आइडेंटिफाई करी है कैटेगरीज, ये हमारे पास करी है बेसिकली 17, ठीक है जी। इसके बाद आता है इज नॉट अ कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्या कारण नहीं है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। वेस्ट मैनेजमेंट है, डिफोरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, गार्डनिंग, ग्रीन कवर, ये आ जाएगा बेसिकली, ये नहीं है इसका ना। नेक्स्ट है हमारे पास माओ इनिशिएटेड जीएलएफ कब आया था, 1958 में। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे पाकिस्तान में, आए थे हमारे पास 1988 में, ठीक है जी। इसके बाद है 82, आपको पाकिस्तान का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं इवेंट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुए थे। सबसे पहले तो क्या हुए थे हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि थर्ड में देख लो कौन सा स्टार्ट है, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन जाता है, ठीक है जी। 83 जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर टू एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ की फुल फॉर्म है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनेबल ग्लोबल वार्मिंग, किसका हमारे पास नहीं है मेंबर, G7 का है ना।
ये आ जाता है 84 में। 85 पे चलते हैं, 85 है, आ जाता है बेसिकली हमारे पास GLF से एम क्या था चाइना में, वो था हमारे पास इंडस्ट्रीज को है ना। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में, वो कब हुए थे, वो हुए थे हमारे पास 1978 में। देखो इसमें डेट्स का काफी ज्यादा रोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्टेड वन चाइना पॉलिसी, ये हमारे पास लगाई थी चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी। 88 पे जाता है, जो ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन था वो किसके लीडरशिप में हुआ था, वो हुआ था हमारे पास माओ ज़ेडोंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डैश एंड डैश आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी के क्या दो रीजन थे बेसिकली हमारे पास। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वहां पर बहुत ज्यादा, कोई भी फिक्स नहीं था। ओवर डिपेंडेंस ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड, ये भी था। स्टेबलाइजेशन, ये तो नहीं हो जाता, ग्रोथ भी नहीं हो जाता, तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ऑप्शन ए बन जाता है ना, ऑप्शन ए बन जाता है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991, ये तो इंडिया थी हमारे पास, ठीक है। था बेसिकली हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइज। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।